नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, आज बहुत उम्मीद थी कि आज जब हम वेडनेसडे का कार्यक्रम आपके साथ करेंगे तो विनेश फोगाट के मेडल की को हम सब लोग उसमें खुशी मनाएंगे, और उसका मेडल तो पक्का था ही एक तरह से। बात सिर्फ ये थी कि हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद गोल्ड मेडल पहली बार भाई कुछ इस तरह का आएगा, लेकिन फिर एक खबर जैसी आई है उसने हम सब लोगों को बहुत धक्का पहुंचा है। लेकिन ये कुछ अजीब सी बात लग रही है कि मतलब 100 ग्राम, अब कहा जा रहा है कि 100 ग्राम या 50 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। आपको क्या, आपके पास ज्यादा खबर होगी, आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या है? देखिए, स्पोर्ट्स के काफी लोगों से बात हुई है, उसमें जो कुछ अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आ रही वो भी है कि वो 53 की थी, उसने 50 पे लाया और वो लगातार खेल रही थी। उसका ये पहला ओलंपिक नहीं था, वो पहले भी ओलंपिक में खेल चुकी थी, तो उसको ये पता था कि किसके मायने क्या है। दूसरी बात, इनके साथ ट्रस्टेड लोग जाते हैं जो डाइटिंग का काम करते हैं, सब करते हैं, जो वो टोटल डे टू डे फिटनेस का ख्याल रखते हैं। और जब गोल्ड मेडल आपके हाथ में आने वाला हो, ऐसे में ऐसी कोई बड़ी गड़बड़ वो करेगी, ये मैं नहीं मानता। लेकिन इसके पीछे षड्यंत्र हो सकता है, इसकी आशंका मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये उस देश की बेटी है जिस देश में खिलाड़ियों के ऊपर नेता है, जिस देश में देश की अस्मिता, देश की इज्जत से ज्यादा नेताओं की इज्जत मानी जाती है। एक गोल्ड मेडलिस्ट यदि देश का नाम ऊंचा करे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेके आए, तो देश उस पर इतराता नहीं, देश उसको गाली देता है, क्योंकि एक छिछोरा गुंडा जो उस फेडरेशन का अध्यक्ष है, और यदि वो कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और उसका शारीरिक शोषण करता है तो उसको बोलने का अधिकार नहीं। ये हमने देश ने देखा है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश उनके साथ है, उन्हें गर्व है, वो देश की बेटी है। मैं आज प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, ये गर्व तो आपको तब भी था जब उसने पहली बार मेडल जीता था, लेकिन उसके बाद यदि अपने घर की बेटी जिसने अपने घर का सम्मान सम्मान बढ़ाया हो, यदि वो आपके साथ गुहार लगाए कि हे महामहिम, मेरे साथ व्यभिचार हुआ है, मेरा शारीरिक शोषण हुआ है, तो क्या आप में आग नहीं लगती? क्या उसका एक एफआईआर का अधिकार नहीं था? उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा, और सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ने के बाद जो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, वो पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? क्योंकि एक गुंडा जो चंद 2-4 लोकसभा सीटों का लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो आपके लिए प्रिय है इन बेटियों के। जिस देश में इस ऐसी घिनौनी राजनीति चलती हो, जिस देश में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पे ऐसे लोग बैठे हो जिनको क्रिकेट हाथ में नहीं पकड़ा, मैं इसमें सिर्फ अमित शाह के बेटे को नहीं, मैं इसमें राजीव शुक्ला को भी कांग्रेस के उतना ही मानता हूँ। क्या है ये? फिक्सर्स है सारे। यदि खेल के डिपार्टमेंट में ऐसे लोग यदि राज करने लगे, खिलाड़ियों के भरोसे ही दे देना चाहिए, और खिलाड़ी भी वैसे जो राजनीति से परे हैं, जो खेल की अहमियत को जानते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने उनको सिल्वर मेडल जब फाइनल हो गया था तो क्या ट्वीट किया था? क्या उसको बधाई दी थी? क्या ये कहा था कि बेटा तुम्हारे गोल्ड मेडल के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, 140 करोड़ का देश तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम गोल्ड मेडल क्या हो? आज जब इतनी किरकिरी हुई, तब जाके एक स्टेटमेंट आता है कि देश आपके साथ खड़ा है, मैं मेरे पास शब्द नहीं है अभिव्यक्ति के। आप उसको चिढ़ा रहे हैं क्या, कि सांत्वना दे रहे हैं? या राजनीति का लेवल इतना घटिया जाता है कि उस लेवल तक पहुंचते? हमारा देश कहां कम पड़ रहा है? ओलंपिक में हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती? ये सवाल एक आम आदमी के, क्योंकि 140 करोड़ के लोग एक गोल्ड मेडल के लिए तरसते हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य। क्योंकि जब खेलो इंडिया का बजट आता है तो गुजरात को ज्यादा आवंटन होता है जहां से एक खिलाड़ी पैदा नहीं होता, और हरियाणा जहां से मेडलों की मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां सबसे ज्यादा मेडल दिए जाते हैं, वहां कोई पूछ परख नहीं होती। मैं कीर्ति आजाद का भाषण मुझे आज भी, अभी इसी पार्लियामेंट में, इसी सेशन में, बजट सेशन में जो किया, आई ओपनर था। उन्हें कहा कि आज जो हमारे ओलंपिक में लोग मेडल लाते हैं, उसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार ने कभी बताया? मेडल लाने के लिए तो आप करोड़ों की बख्शीश देते हो, कोई घर देता है, कोई जमीन आवंटन करता है, कोई उसको नौकरी देता है, लेकिन क्या कभी देखा कि जब उस खेल की शुरुआत वो करती है तो उसका बाप घर बेचता है, जमीन बेचता है, ताकि मेरी बेटी की खेल में आगे जाना चाहती है उसको मदद करो? जूते कौन कोई और से देता है?
सामाजिक संगठन यदि चंदा इकट्ठा करके किसी खिलाड़ी को जूते देता होगा तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस देश के लिए। फिर खेलो इंडिया पे कौन खेलता है? नेता खेलते। तो आज फोगट को लेके जो उसके साथ हुआ वो षड्यंत्र की मुझे बू आती है और मैं उसको सैल्यूट करता हूं। मैं आज सबसे ज्यादा ओलंपिक में 10 मेडल लेने वाली भी लोग होंगे, लेकिन आज यदि मैं एक सामान्य इंसान के नाते पूछूं तो मुझे लगता है कि इस फोगट की अचीवमेंट विश्व की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आनंद जी, हम किसी से बात करते हुए थोड़ा हॉट एक्सचेंज में बात होती है, उसके बाद हम 10 मिनट का गैप लेते हैं कि हम बोलते नहीं जरा यार दिमाग खराब हो गया, थोड़ा सा बाद में बात करूंगा। 8 महीने तक इस लड़की ने प्रताड़ना झेली है। न्याय मांगने के लिए, अपने ऊपर हुए ये जो अत्याचार है, शारीरिक शोषण का जवाब मांगने के लिए उसको दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्ण जूते के नीचे रौंदा है और पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर का दूर डिस्टेंस नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी राजदंड लेके नए पार्लियामेंट में जा रहे थे और बड़ी दुहाई दे रहे थे प्रजातंत्र की, उसी दिन 1 किलोमीटर के दूर पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे थे लड़कियों को। इनका दोष क्या है? ये अपने ऊपर हुए शारीरिक शोषण का न्याय मांग रही थी और शारीरिक शोषण करने वाला कौन था? पिता समान जो फेडरेशन का अध्यक्ष था, बीजेपी का सांसद था, वह बुलडोजर चलेगा नहीं योगी जी का। तो कुल मिलाकर उस लड़की का उस मानसिक स्थिति में देखिए, उसके बाद वो क्वालिफाई होती है, क्वालिफाई ही नहीं होती, पहले राउंड पे उसको हराती है जो पिछले 82 मैचेस में हारा है और वर्ल्ड चैंपियन। किस मिट्टी से बनी है ये लड़की? लेकिन आज हम उस लड़की का महिमा मंडन करते हैं, लेकिन आज हम 143 करोड़ के 2 लोग मुर्दे हैं, जिंदा कहने का अधिकार नहीं। क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री उसका स्वागत करता है, देश तेरे साथ खड़ा है, तब ये प्रधानमंत्री कहा गया था जब उसका शारीरिक शोषण हो रहा था चंद 4 सीटों के लिए लोकसभा के। इसलिए ये षड्यंत्रों का एक जाल है। तब उस बेटी के साथ यदि कुछ अनहोनी घटना होती है तो फिर षड्यंत्र की बू आती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं कानून के ऊपर ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका वजन 100 ग्राम बड़ा है, ये गलत है। मैं मानता हूं बड़ा होगा 100 ग्राम। ये टीम साथ में क्या कर रही थी? ये पुलवामा जैसा है आनंद जी, मैंने कहीं कहा आज सुबह, पुलवामा आज भी हमको पता नहीं है हुआ है, होने दिया गया है कि करवाया गया है। ये हमेशा गर्भ में रहेगा समय के कि इस लड़के के साथ इसका वजन बढ़वाया गया है, बढ़ाया गया है, क्या किया है। क्योंकि उसके मेडल जीतने से इस देश में कईयों का धुआं निकल रहा था। कंगना राणावत निर्लज्जता की मूर्ति है, जो ट्वीट करती है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के बाद भी उसको सारी फैसिलिटीज देके भेज दिया ये। अरे फैसिलिटीज तो कल तुम्हें दे देगा देश। फैसिलिटीज तो सभी खिलाड़ियों को, जो आप कह रहे हो कि कोच तो कई के थे, मेडल एक क्यों लाती है फिर? उसने मेडल लाया तो मोदी जी ने फैसिलिटी दी इसलिए लाया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं होती। हमने सांपों के बारे में सोचा था, सुना था कि सांप कभी अपना घर नहीं बनाता, चींटियों के बनाए हुए घर में जाके रहता है। यहां तो ऐसे ही सब मुझे पूरा ऐसे सांप अखंड दिखते हैं आसपास घूमते हुए कि हर दूसरे का क्रेडिट लेने के लिए तैयार है। फोगट ने मेडल लिया, सिल्वर मेडल के लिए पात्रता हो गई उसकी, तो प्रधानमंत्री जी की वजह से हुई। शर्म नहीं आती इन लोगों को जरा कि किस बदतर दिमाग के लोग हमने पार्लियामेंट में बिठाए। अशोक, और ये क्या अपने घर के गहने बेच के दे रहे हैं? ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। मुझे दर्द इस बात का है कि मेरे जो खून पसीने की कमाई जो इसमें देश को देता हूं, उसमें कंगना राणावत पे भी खर्चा होता है। ये दर्द है मुझे। इसलिए इस इशू पे सवाल उठ रहे हैं और कुछ नहीं। इसके पहले भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, हर ओलंपिक में लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, लेकिन इस लड़की के साथ ये षड्यंत्र की एक सीरीज चल रही है। ये तो खत्री जी का चंद्रकांता उपन्यास जैसा हो गया।
अशोक भाई, मैं इस पे एक चीज सिर्फ ऐड करके थोड़ा दो तीन और टॉपिक है उस पे आपका वो ले लूं। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, मुझे नाम है वो 42 साल के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पेरिस में हैं, हिंदुस्तान के, मैं नाम नहीं याद है मुझे। उनका भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा मैंने अपने 42 साल के करियर में बहुत से ओलंपिक्स देखे, लेकिन वेट के लिए जो 100 ग्राम वाला है, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस तरह से कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है। और वो भी जो आप आशंका जाहिर कर रहे हैं वो उसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीता अंबानी जी वहां बैठी हुई हैं, वहां कौन कौन बैठा हुआ है, उनके बाद दूसरा पूरा सिस्टम इनके अगेंस्ट है, पूरा सिस्टम विनेश फोगाट के जो जो तंत्र है वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा था। खैर, लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट है और उस पर अपने को चर्चा करना जरूरी है। ये बांग्लादेश में जो हुआ, वो शेख हसीना जी आके हिंदुस्तान में बैठ गए, बहुत सी समानताएं हैं, उन्होंने भी जिस तरह की वहां बात थी उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपकी एक टिप्पणी समझना चाहूंगा, ये बांग्लादेश का इंटरनल मामला है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये अच्छा वो बुरा, खालिदा जिया आ जाएंगी वो बहुत खराब है उनको रोको, ये बड़ी अच्छी। अरे भाई, वो बांग्लादेश का इंटरनल मामला है। खालिदा जिया है, शेख हसीना है, इनके बेटे आए बेटियां आए, अपने से क्या मतलब, वहां की आवाम तय करेगी। वो जो आएगा देश का, देश से मतलब है। जो ममता बनर्जी ने बहुत बैलेंस, और मैं इसलिए कहूंगा, मुझे लगता था कि शायद वो ट्रिगर हैप्पी हैं, उन्होंने सबसे पहले जो स्टेटमेंट परसों शाम को ही दिया, उन्होंने कहा ये भारत देश और बांग्लादेश का मामला है, और जो भी केंद्र सरकार लेगी मैं 100% उसके साथ खड़ी हूँ। लेकिन ये जो नहीं, ये मैं जो एक बात, बीच में लग रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, ये नहीं नहीं हिंदू नहीं, विरोधी हमारे जी हमारे विदेश मंत्रालय का भी जो वो आया है, देखिए ऐसी बात नहीं कि हमने भी कुछ वहाँ लोकल अखबारों वालों से बात की बांग्लादेश की, तो खबर ये मिली है कि वहाँ जो हिंदू है, जैसे हमारे यहाँ कई मुसलमान हैं जो बीजेपी के भी मेंबर हैं, कई हिंदू जो है वो ओवैसी के पार्टी में भी है, कई सवर्ण मायावती जी के साथ भी थे, है। तो उन, क्योंकि वहां शेख हसीना के पार्टी के खिलाफ भयानक विद्रोह है, कई लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। ऐसे में कोई हिंदू यदि उसके पार्टी के मेंबर होंगे और उनके ऊपर हमला हो गया होगा, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एकदम हिंदू मुसलमान है। इसे बार बार मुसलमान 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 के तहत किया जाता है। यदि कोई सरदार मरता है कनाडा में, तो भारत सरकार चुप रहती है, बोलती है वो खालिस्तानी था। कनाडा सरकार भारत सरकार पे आरोप लगाती है कि तुमने एलिमिनेट करवाया। ये हिंदू मुसलमान का नहीं, जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं, जो कनाडा में हिंदू रह रहे हैं, उन्हें पता है कि वो कहाँ है, उन्हें पता है उस देश में वो है, उस देश की खासियत क्या है। लेकिन आप बार बार वहां के हिंदू मुसलमानों को बोल के कहीं अपने देश में तो कोई भड़काने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। योगी जी का स्टेटमेंट देख लीजिए आज, आप ही के मुख्यमंत्री का। सवाल ये है कि बांग्लादेश से हम सीख क्या रहे हैं, हमारे और बांग्लादेश में पैरेलल क्या हुआ। विपक्ष को लगातार जेल में डालते रहे हैं, जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा उसे आप आंदोलनजीवी कहोगे, उसे चाइनीज कहोगे, खालिस्तानी कहोगे, वहां रजाकार बोला गया है, और रजाकार तो गाली है वहां पे। ये यदि स्थिति हाथ से नियंत्रण के बाहर गई है, तो ये इसके लिए खालिदा ही अकेली जिम्मेदार है, मैं बताऊं आपको। क्योंकि रिजर्वेशन खत्म हो गया था, फिर हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन लाया। जैसे अपने मणिपुर में रिजर्वेशन का मामला हुआ, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद मणिपुर में आग लगी हुई है, आज तक नहीं बुझी, जबकि उस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का रिजर्वेशन का पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, मामला रफा दफा हो गया था। खालिदा जी ने उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया कि रिजर्वेशन स्वतंत्र सैनिकों को, बच्चों को नहीं मिलेगा, तो फिर क्या रजाकार को मिलेगा? मतलब जो विरोध कर रहे हैं वो सब रजाकार हैं। शेख हसीना ने, खालिदा ने नहीं, शेख हसीना नहीं ने, सॉरी, शेख हसीना ने कहा। जब शेख हसीना ने ये कहा कि ये रजाकार को दिया जाएगा, तो रजाकार तो वहां गाली है। और उसके बाद आंदोलन इतना हो गया, उनने रजाकार बोलने के बाद दूसरे दिन 100 लोग मारे गए।
ऐसा भी नहीं कि वहां आर्मी विद्रोह करने वाली थी। आर्मी तो इन्हीं की रिलेशन, जो आर्मी चीफ है इन्हीं के रिलेशन में है। लेकिन एक बात हमारे नेताओं को समझनी चाहिए, एक बात हमारे आवाम को भी समझनी चाहिए। लगातार किसी को आप सत्ता में बिठाते हो तो वो निरंकुश हाथी अपने सत्ता के मद में इतना मदमस्त हो जाता है कि वो फिर जनता के अधिकारों को रोंदने लगता है। जिस दिन देश के नेतृत्व को ये एहसास होता है कि वो भगवान हो गया है और वो अपने मतदाताओं का भाग्य विधाता है, उस दिन ऐसी गलतियां करना शुरू कर देता है। तब मतदाता वो बोलता है, भाग्य विधाता तू नहीं मैं हूं, मेरे कारण तू वहां बैठा है। और फिर जन आंदोलन आंदोलन होता है तो उसमें आर्मी वार्मी कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। वहां क्या हुआ, यूनिवर्सिटी पे चॉपर से ऊपर से लोग उतारे गए, दमन हुआ, छात्र नेताओं को उठाया गया, बुरी तरह से पीटा गया, संवादहीनता की स्थिति बन गई थी। और फिर जब रजाकार इस शब्द के बाहर आने के बाद यदि प्रधानमंत्री ने बोला, बाकी लोग तो चुप रहते हैं, लेकिन वहां पे भी कव्वालों की टोली है भारत जैसी। प्रधानमंत्री ने बोलने के बाद सारे मंत्रियों में होड़ लग जाती कि रजाकार और 4 बार मैं कैसा बोलूं। वहां पे भी मंत्रियों ने ऐसा ही कहा, आज उनका परिवार भाग रहा है इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए। तो कुल मिलाकर वहां शेख हसीना ने ये पूरा आंदोलन अपने सर पे लिया, अपने ऊपर लिया, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास हो चुका था कि इस देश में उनके सिवा अब कोई सानी नहीं है। और वही भाग्य विधाता है, वो अपने आप को मसीहा मानने लगी थी और उसकी परिणति ये हुई। वो भारत में आई, ये मैं इस बात को नहीं मानता, इंटरनेशनल रिलेशन हम भी समझते हैं, हमारी सीमाएं इतने कमजोर नहीं कि कोई चॉपर एकदम घुस जाए और हम लैंड होने दें। ये पहले से तय हो गया होगा, उन्होंने शेल्टर मांगा होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून यह है कि जिस देश में आप पहली बार शेल्टर लेते हो उस देश की जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी सुरक्षा करो। अब शेख हसीना हमारे गले पड़ी हुई है, तो अब उनको प्रोटेक्शन देना ये भारत का कर्तव्य है। बाकी कोई देश उनको जगह नहीं दे रहा है। अमेरिका ने मना किया, वहां चुनाव है। इंग्लैंड में तो मुस्लिम वर्सेस लोकल लोग इतना भयानक वहां झगड़ा है और रास्ते पे लोग उतर आ चुके हैं इंग्लैंड में। वहां स्थिति बहुत भयानक हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की। बाकी यूरोप में कोई हर देश में कहीं ना कुछ चल रहा है। तो कुल मिलाकर कम से कम बांग्लादेश से पूरे विश्व के नेताओं को ये सबक सीखना चाहिए कि नेता कितनी बार भी चुनाव जीते वो भगवान नहीं हो सकता। जी, मैं अशोक भाई, मैं 2 चीजें जल्दी जल्दी बांग्लादेश की कर लूं। वो एक तो ये है कि अडानी जी का, मैंने आज सुबह ही किसी के साथ बातचीत की, इस पूरे उसमें बांग्लादेश के साथ हमारा काफी ट्रीटी है, हमारे शायद 30 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उसमें एक ही कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है और वो अडानी जी का पावर प्रोजेक्ट है। उसका मैं बैकग्राउंड भी बता दूं, जो 2015 में मोदी जी अडानी जी को साथ लेके गए, उस समय बांग्लादेश की जो कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी 12,000 मेगावाट थी। उस समय बांग्लादेश 8,000 मेगावाट ही उसकी जरूरत थी। 2025-26 तक उसके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी। सर हाँ, वो उतना बना ही नहीं रहा था क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी। ये जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया 1600 मेगावाट का। कोयला आएगा इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया से, उतरेगा उड़ीसा के धारना पोर्ट या धामरा पोर्ट जो इनका है, वहां से झारखंड आएगा। झारखंड में थर्मल पावर प्लांट लगेगा SEZ में, गंदी नदी हमारी होगी, प्रदूषण हमारा होगा और यहां से बिजली जाएगी बांग्लादेश। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको जरूरत नहीं थी। और वहां पे साफ साफ आर्टिकल्स हैं कि इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे हिंदुस्तान सरकार, चाहे हिंदुस्तान झारखंड, केवल एक स्टेक होल्डर का फायदा था, उसका नाम है अडानी जी, बाकी किसी का फायदा नहीं था। अब वहां पे यह है कि ये कोयला अपने मनमाने दाम पे लाते हैं, उसमें ऐड करके कुछ उसमें घुला घाली करते हैं। झारखंड जिसमें सबसे ज्यादा कोयला है वहां से नहीं।
क्या इस तरह की चीजें भी खुल सकती हैं, क्योंकि ये भी एक मामला है जो बिल्कुल खुलेगी। मैं इसको पैरेलल ड्रॉ करता हूं लंका में। लंका में सरकार ने एक पावर प्रोजेक्ट दिया बिना टेंडर का अडानी जी को। वहां सरकार बदलती है, मामले खुलते हैं, वहां बाकायदा पोर्ट वाला भी था। हाँ पोर्ट वाला भी था, लेकिन एक पावर प्रोजेक्ट भी था। उसमें दोनों ये हुआ कि उनने कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने इसमें जोर दे के कहा था कि ये डील करवाओ। तो हमारे प्रधानमंत्री लंका में अडानी के मार्केटिंग मैन के गए थे। ये उनके वहां इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स है। उसके बाद वहां एक और पेज फंसा जो बहुत ही मजाक वाला है। वहां ये हुआ कि हम बिना टेंडर का ये सब प्रोजेक्ट दे नहीं सकते। तो यहाँ टेंडरिंग तो हुआ नहीं। हम ये बिना टेंडर का प्रोजेक्ट तभी दे सकते हैं कि ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट हो। तो वहां एक प्रस्ताव पारित हुआ, अडानी जी को भारत सरकार माना जाए, और तब ये प्रोजेक्ट रूल हुआ। तो अडानी तो भारत सरकार है ही, और हमारी भारत सरकार अडानी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो प्रधानमंत्री तो बार बार कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस कुछ लोगों को खिलाऊंगा। तो ये भी कंट्रोवर्सी अभी खुलेगी, बहुत खुलेगी, क्योंकि क्या है, जब भी सरकार जाती है तो पुराने सरकार के कुकर्म का हिसाब निकलता है। और इस बार तो उन्होंने उसके हाथ में बैकडोर देने का सोचा है, जो वहां का मनमोहन सिंह है, अर्थशास्त्री जी। यदि उसने सारी चीजें खोल दी, क्योंकि भाई वो बांग्लादेश का इंटरेस्ट देखेगा ना, उसको नहीं भाग के जाना है, उसको हसीना जी नहीं बनना है, उसे बार बार वहां रिपीट भी नहीं होना है। तो कुल मिलाकर अडानी जी की भी प्रोजेक्ट, अब जैसा अडानी जी को ऑस्ट्रेलिया में बहुत लंबी तकलीफ हुई थी, ऐसी मुझे अब बांग्लादेश में भी होते नजर आएगी। जी जी अशोक भाई, एक और छोटा सा प्रश्न है और एक सूचना भी है। एक किसी ने कहा यह है कि टेक्निकली अगर वहां इंडियन टीम का जो कंटिजेंट है वो विनेश फोगट को अगर इंजर्ड कर देता तो उनका मेडल उनको मतलब जो उनको वॉकओवर मिल जाता, इनको मेडल मिल जाता। लेकिन ये जो साजिश की आप बात कर रहे हैं ना, डिस्क्वालीफाई कराना, कुछ लोगों का भी मानना है कि नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि ऐसे में अगर कुछ होता है तो लोग इंजर्ड करा के उसको वो कर देते हैं, तो बाई मान लिया जाता है दो लोगों में, वो भाई वो गोल्ड मेडल जीत गए, ये वो जीत गए। इस तरह से करके भी एक रास्ता था। इस तरह का भी लोग अब कह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई ही कराना, जो भी कारण हो। मैं अब एक और चीज पे आ रहा हूं। मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं कि ये बात लोग बोल नहीं रहे। देखिए, इंडिया अपने को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहती है। भारत में जो भी हो रहा है पूरी दुनिया की आंख लगी हुई है बांग्लादेश को लेके। जब उस दिन ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई, उसमें जयशंकर जी के ऑफिस में वो मतलब जयशंकर जी उसको चेयर कर रहे हैं, राजनाथ सिंह है, अमित शाह। आपको क्या नहीं लगता कि मोदी जी को चेयर करनी चाहिए थी? तो एक मैसेजिंग दूसरी जाती पूरी दुनिया में। वो क्यों भाग रहे हैं? राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी कहते हैं मेरे सामने आएंगे ही नहीं वो क्यों भाग रहे हैं? उनको ऐसा क्या सवाल है, आदमी को समझ भी होनी चाहिए। वहां तो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगा बोलने के लिए, और वहां लब्बाजी भी नहीं चलेगी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का मामला है सर। आपका बताया हुआ एक एक शब्द जो है वो भी युद्ध का निमंत्रण भी हो सकता है। बहुत बैलेंस बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बहुत बड़ी भूल की थी, आपको याद होगा, जब हमास ने इजराइल पे हमला किया था, तब प्रधानमंत्री ने तुरंत हमास के साथ वाली, मतलब वो इजराइल वाली बात कही थी, और फिर रातों रात पूरे ट्वीट चेंज हो गए, पूरा भारत की लाइन चेंज हो गई। और तब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने शायद पीएमओ को बताया कि आप कृपा करके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में सोच समझ के बोला कीजिए, हमारी लाइन कोई, हम लगातार पैलेस्टीन के साथ है। आज आप इजराइल के साथ चले गए होंगे, आपकी इजराइल की व्यक्तिगत दोस्ती होगी, चाइना की आपकी व्यक्तिगत दोस्ती होगी, लेकिन देश बेचा नहीं जाता व्यक्तिगत दोस्ती के लिए। अशोक भाई, तो कम से कम इसमें रिस्ट्रेन किया उन्होंने, ये एक अच्छी बात है। हाँ, फोगट के मामले में मैंने बोला ना कि अभी प्रधानमंत्री जी की शायद पूरी तबीयत भी, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, बहुत थक गए हैं वो।
जी क्योंकि नहीं अशोक भाई इसी से फोगट ने इसी सिल्वर मेडल लिया, ये बात उनको समझ ही नहीं आई। उन्होंने ट्वीट नहीं किया, बधाई नहीं दी, गोल्ड मेडल के लिए बेस्ट विशेष नहीं कहे। हाँ, जब ये हंगामा हो गया और जब ये 100 ग्राम वाला मामला आ गया, तब उन्होंने जाके कहा कि तुम देश की बेटी हो, सही मायने में तुम विनर हो, देश तुम्हारे साथ है। आ, अशोक भाई एक अंतिम प्रश्न बहुत संक्षेप में, क्योंकि बिना उसके पूरा नहीं होगा। राहुल गांधी जब रात में उस समय वायनाड में एक बहुत वो एक त्रासदी है, हम लोग उसको को एक बड़ी त्रासदी थी, वायनाड में आए लोग मरे। राहुल गांधी वहां जाते हैं और फिर रात में 1:45 बजे राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं कि उनको अपनी गिरफ्तारी की पक्की खबर मिली है। और लोगों का एक ये भी कहना है कि मोदी जी तभी पार्लियामेंट में आएंगे जब राहुल गांधी जेल के पीछे होंगे या नहीं होंगे। तो क्या हम सब लोगों को सम्मिलित रूप से राहुल गांधी से आग्रह करना चाहिए कि भैया तुम आओ मत, क्योंकि प्रधानमंत्री तो आए ना, वो आते ही नहीं है। तो ये एक अजीब नहीं, स्थिति इस देश में। ये अजीब बात कर रहे हैं आनंद जी, आप उल्टे बात कर रहे हैं। पहली बार तो इस देश की जनता की वेदनाओं को शब्द देने वाला कोई पार्लियामेंट में खड़ा होता है। मुझे प्रधानमंत्री कितने भी खूबसूरत हो और कुछ भी बोलने वाले हो, पूजा करूंगा क्या मैं उसकी? 10 साल से तो मैं मन की बात ही सुन रहा हूं ना। मेरे बेरोजगारी का क्या है, मेरे यहां महंगाई का क्या है, बढ़ती हुई किसानों की आत्महत्या का क्या है? आज हम अमृतकाल की बात करते हैं, 75 साल हो गए, आज भी बाढ़ से लोग मरते हैं, आज भी लैंडस्लाइड होता है। फिर 75 साल में देश ने किया क्या? छोड़िए 2014 में आजादी मिली, कंगना जी की बात मानते हैं तो 2010 साल में क्या किया? सिर्फ बंद की बात की, ईडी सीबीआई से सरकारें गिराई। गिरते हुए पहाड़ थामने का काम आपका था मालिक, तो कोई तो एक है। अरे मैं कहता हूं कि मेरे जख्मों पे मलहम मत लगाओ, लेकिन नमक तो मत छिड़काओ। प्रधानमंत्री मुंह खोलते हैं तो मेरे जख्मों से खून रिसता है। राहुल गांधी मुंह खोलता है तो कम से कम कोई फूंकार मारता है, थोड़ी तो ठंडक पहुंचती है। कोई तो मेरी पीड़ा को बोलता है, कोई तो बोल रहा है कि ये बजट में मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई तो ये बोल रहा है कि हमारी वित्त मंत्री ने मूर्ख बनाया। समझ तो मैं भी रहा हूं, मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि हम तो गूंगे हैं। जिसको बोलना है वो बोल रहा है, तो ना है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी आके भी कौन सा तीर मार लेंगे? प्रधानमंत्री जब बैठते तो क्या करते हैं? और ये अभी तो इतनी पार्लियामेंट की भी कौन सी पवित्रता रह गई है? इस सदन में खुलेआम झूठ बोला जाता हो और झूठ परोसा जाता हो, जहां स्पीकर महोदय पार्टी का स्पोक्सपर्सन करके बात करता हो, जहां विपक्ष का खुलेआम निष्कासित हो, 100 के तादाद में निष्कासित किया जाता हो, वहां ना है प्रधानमंत्री। कोई फर्क नहीं पड़ता, आने से कौन सा फर्क पड़ गया जो नहीं आने से पड़ेगा। लेकिन कम से कम विपक्ष बोलेगा तो जनता सुनेगी, कहीं ना कहीं तो लगेगा कि चलो ठीक है, मेरा डॉक्टर मान तो रहा है कि मुझे बुखार है, मैं बुखार से पीड़ित हूं, परेशान हूं। और यहां एक डॉक्टर के नाम पे कंपाउंडर बैठा है जो बार बार कहता है आपको बुखार ही नहीं है। गलतफहमी है आपकी। दवाई की तो छोड़ो, ये ट्रीटमेंट कब होगा पता नहीं, लेकिन डॉक्टर माने कि मुझे बुखार है। इसलिए मुझे उससे जी कोई फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री आए नहीं आए। मैं मैं अशोक भाई एक अंतिम बस एक बहुत छोटा सा, ये सरकार को जैसे बचपन में नहीं होता था कि हम मानेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरकार ने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वापस ले लिया। अब उसको ये शर्म आ रही है कहने में कि हमने वापस लिया, नहीं दोनों चलेंगे। अरे भाई एक जगह कुछ है एक जगह कुछ है, तो कौन इसमें आएगा, लेकिन हम वापस नहीं लेंगे। दोनों क्यों चलेंगे? मैं तो 1 साल बाद वित्त मंत्री को सवाल पूछूंगा कि आपने दोनों सिस्टम चलाए थे, टैक्स काय में जमा हो गया, जरा बताइए। जब आपका दूसरा सिस्टम कोई यूज ही नहीं कर रहा तो जबरदस्ती थोपते क्यों हो? कागज पे 2 लाइनें बढ़ाते क्यों हो? काम क्यों बढ़ाते हो? प्रधानमंत्री तो कहते मैंने कई कानून बंद कर दिए, तालियां बजवा लेते कि फालतू के कानून थे मैंने खत्म कर दिए। तो ये फालतू के क्लॉजेस क्यों लाते हो, दो सिस्टम जब चलना ही नहीं है? तो नहीं, ये वही जिद है कि मैं क्या कुछ हो जाए। देखो मैंने एलटीजीसी वापस नहीं किया, मैंने अरे मतलब ये
अपने लोग है, अपना देश है, क्या देश है। अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद बात बड़ा करने के लिए। आदमी आनंद जी, बड़ा आदमी वो होता है जो गलती को स्वीकार करके उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। वो महामूर्ख होता है जो कहता है कि मैं गलती कर ही नहीं सकता। टू ह्यूमन इज जी एरर, टू फॉरगिव डिवाइन। ये देश भगवान के स्वरूप है, तुम्हारे हर गलती को माफ करेगा। मानिए तो सही कि गलतियां हो रही है। जी। लेकिन अंत में फिर से विनेश फोगाट के लिए मन थोड़ा भारी है, और जब से बहुत बहुत ये पता लगा कि लेकिन मुझे हाँ, विश्वास है आनंद जी, जिस परिस्थितियों में वो गोल्ड तक पहुंची, मुझे विश्वास है फिर ओलंपिक आने दीजिए, ये देश की बेटी फिर खड़ी होगी। बट प्रोवाइडेड, इसमें इफ एंड बट है, उस बेटी को ये मेहनत करने दे, ये फिर उसके पीछे नहीं लगे, क्योंकि यही गैंग है जो उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, और उन्होंने ही खेल किया, ऐसा मेरा मानना है। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।